मंगल पांडे की राइफल से चली उस गोली ने उस चिंगारी का काम किया था जिसकी इस देश को जरूरत थी। उस गोली की गूंज पूरे भारत में फैल चुकी थी। बगावत की जो आवाजें अब तक दबी हुई थी वो सब एक एक करके तेज हो रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी, आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की। और ये जंग आने वाले समय में बहुत बड़ा रूप लेने वाली थी। लेकिन इस जंग के अलावा भारत की पवित्र धरती पर एक और जंग की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। एक ऐसी जंग की जिसका परिणाम न सिर्फ भारत बल्कि पूरे ब्रह्मांड का भविष्य तय करने वाला था। बैरकपुर में हुई घटना से जनरल रूट अभी अनजान था। वो तो इस समय डोंगरगढ़ के जंगल में कुछ ढूंढने में लगा था। उसके आदेश पर ओमकार भी जंगल में भटक रहा था। वो पूरी शिद्दत से इस काम में लगा हुआ था और उसके पास जनरल रूट को देने के लिए एक खुशखबरी थी। साहब, साहब, तुम वापस क्यों आ गया? क्या वो टेंपल मिला? मिल गया साहब। यहाँ से 2 कोस आगे है। Great! You have just saved your life. अब चलो, मुझे उधर ले चलो। जनरल रूट अपने कुछ खास सार्जेंट्स के साथ ओमकार के पीछे पीछे चल पड़ा। किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि पास्टर फ्रांसिस वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और दिखते भी कैसे, क्योंकि ओमकार का पीछा करते करते फ्रांसिस उस टेंपल के पास पहुंच चुका था। तो इसी मंदिर की तलाश है जनरल रूट को। अब तक तो मुझे लग रहा था कि हम इस जंगल में ड्रैकुला को पकड़ने आए हैं, पर अब मैटर कुछ और है। लेट मी सी कि इस ओल्ड अंडरग्राउंड टेंपल में आखिर क्या है। मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। अगले ही पल फ्रांसिस उन सुरंगों में उतर चुका था। आगे अंधकार देखकर उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी मशाल जला ली और आगे बढ़ चला। किस्मत से फ्रांसिस सही डायरेक्शन में बढ़ चला था और कुछ ही देर बाद वो उस हॉल में था। वही हॉल जहां उस सनस्टोन यानी कि सूर्य मणि के लिए ड्रैकुला और एम्नोहतेप में जंग हुई थी। वहां का नजारा देखते ही फ्रांसिस शॉक्ड रह गया। ओह माय गॉड, यहाँ आखिर हुआ क्या है? दिस इज अनबिलीवेबल। जहां भी देखो मरे हुए वोल्व्स और ये तो बैट्स है। इसका मतलब वो यही था। बट यहां ऐसा क्या हुआ कि इस प्लेस में हर तरफ डेड बॉडीज है, वो भी सिर्फ वोल्व्स और बैट्स की। फ्रांसिस ये तो जानता था कि चमगादड़ ड्रैकुला के वफादार होते हैं, पर उसे भेड़ियों के वहां होने की वजह बिल्कुल नहीं पता थी। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने काम में लग गया। वो यहां था ये तो 100% श्योर है, लेकिन वो यहां कर क्या रहा था ये देखना पड़ेगा। इन लाशों के बीच कोई ना कोई प्रूफ तो मिलेगा। समथिंग इंपॉर्टेंट। लेट मी डिग अराउंड इससे पहले कि जनरल रूट यहां आ जाए। और फ्रांसिस अपने काम में लग गया। वो भेड़ियों और चमगादड़ों के उस शमशान में क्या ढूंढ रहा था ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन जिसे वो ढूंढते हुए यहां आया था वो इस समय वहां से काफी दूर जा चुका था। ड्रैकुला इस समय दिन होने के कारण एक गुफा में छुपा हुआ था। वहीं अनीता उसके बाहर बैठकर अपने चाकू से लकड़ियां छील रही थी। तुम आखिर क्या कर रही हो? लकड़ी के तीर बना रही हूँ। मेरा मतलब एरोस। मुझे पता है तीर क्या होता है, पर मेरा सवाल ये है कि क्यों बना रही हो? वो इसलिए मिस्टर ब्लैड, क्योंकि इस समय सूरज आसमान में चढ़ा हुआ है। तुम बाहर आ नहीं सकते हो और मेरे पास एम्यूनिशन के नाम पर बस 1 दर्जन गोलियां बची हैं। बाकी बात यह है कि यहाँ से काशी का सफर काफी लंबा है, इसीलिए मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए एरोस बना रही हूँ, क्योंकि न जाने रास्ते में हमारा सामना कब किस थ्रेट से हो जाए। तो हमारे पास कुछ वेपन्स तो होने चाहिए ना। मुझसे बड़ा वेपन किसके पास नहीं होगा, फिर भी तुम ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम बड़े वेपन हो, बिल्कुल हो, लेकिन दिन में 24 घंटे होते हैं और उनमें से 14 से 16 घंटे तुम छुप कर रहने को मजबूर हो। मिस्टर व्लाड, तुम अभी मेरे देश को समझे नहीं हो। यहाँ रात से ज्यादा खतरनाक दिन होता है। What? कोई सेंस है इस बात का? ड्रैकुला की उस बात का अनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक बार मुड़कर गुफा के अंदर की तरफ देखा, जहां उसे अंधेरे में ड्रैकुला की चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी।
न जाने क्यों अनीता के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ सोच रही हो, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। फिर उसने अपने मन में चल रहे सवालों को झटका दिया और दोबारा लकड़ियां छीलने लग गई। अनीता इस बात से अनजान थी कि एक खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था। अनीता और व्लाड से बहुत दूर मिर्जा अनवर का घोड़ा हवा से बातें करते हुए न जाने कहां चला जा रहा था। और तेज बादशाह, मुझे जल्दी से जल्दी सुल्तान बेगम का पैगाम लेकर जनरल रूट से मिलना है। हैया! मिर्जा अनवर सुल्तान बेगम के आदेश पर जनरल रूट को ढूंढने निकल चुका था। उसका घोड़ा तूफान की गति से दौड़ रहा था, लेकिन तभी अचानक वो दौड़ते दौड़ते रुक गया। अरे अरे अरे, क्या हो गया? तू रुक क्यों गया बादशाह? मिर्जा ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको आखिर हुआ क्या है? लगता है आगे कोई खतरा है, इसलिए ये आगे नहीं। मिर्जा के आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए थे, क्योंकि अगले ही पल उसे वो खतरा दिखाई देने लगा। भेड़िए, इतने सारे भेड़िए! क्या ये मेरा शिकार करने आए हैं? नहीं, ये शिकार करने नहीं आए हैं, ये मुझसे कुछ चाहते हैं। लेकिन क्या? वो भेड़िए लगातार मिर्जा के घोड़े पर हमला कर रहे थे, लेकिन वो घोड़े को काटने या नोचने की कोशिश नहीं कर रहे थे। मिर्जा को समझते हुए देर नहीं लगी कि वो उसको कहीं ले जाना चाहते थे। ये मुझे उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इनके साथ चलना ही होगा। चल बादशाह, डर मत, ये तुझे कुछ नहीं करेंगे, चल। और मिर्जा अनवर चल पड़ा। उन भेड़ियों से घिरा हुआ वो उसी तरफ चल पड़ा जिधर वो भेड़िए उसे ले जाना चाहते थे। उधर एक अनजान जगह पर अनजान गुफा के पास बैठकर लकड़ियां छीलते अनीता का ध्यान अचानक से पास में हुई हलचल पर गया। वो सतर्क होकर इधर उधर देखने लगी। ड्रैकुला इस समय गुफा के अंदर रामदास के साथ आराम कर रहा था। पहले तो अनीता ने सोचा कि वो उन्हें आवाज दे, लेकिन फिर उसने अपना प्लान बदल दिया। व्लाद को उठाने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी दिन की रोशनी में वो बाहर ही नहीं निकल सकता। पर ये रामदास को क्या हुआ है? वो हर समय सुस्त क्यों रहता है? खैर, चलो देखती हूँ कि आखिर ये आवाजें आ कहाँ से रही है। जोश में अनीता अकेले ही आगे बढ़ गई। उसे लग रहा था कि आसपास कोई जंगली जानवर होगा। लगता है कोई जानवर है आसपास। क्या कोई टाइगर या फिर कुछ और? मुझे अपनी राइफल रेडी रखनी। अरे, मेरी राइफल कहाँ? ओह नो, वो तो गुफा के अंदर है। जल्दी में मैं उसको लाना ही भूल गई। मुझे वापस जाकर जल्दी से अपनी राइफल लानी होगी। अनीता अपनी राइफल लेने के लिए गुफा की तरफ बढ़ी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो कुछ ही कदम वापस जा पाई और फिर उसे मजबूरन रुक जाना पड़ा। कहाँ जा रही हो सुंदरी? हम भी जाओ। कुछ समझ पाने से पहले अनीता घिर चुकी थी। पेड़ और झाड़ियों के बीच से 8 जंगली से दिखने वाले आदमी बाहर आकर उसे घेर कर खड़े थे। कौन हो तुम लोग? हम कौन हैं? वाह रे वाह, हमें नहीं जानती हो क्या रे टोका? ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारे इलाके में आके कोई हमें ही नहीं जान रहा। अब क्या करें? सरदार, सच कह रहे हो सरदार, ये तो सच में बेइज्जती है। अब तो एक ही काम करना बनता है सरदार। और वो क्या? जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी सरदार। वैसे भी ऐसी गोरी चमड़ी आज पहली बार देखने को मिली है। अनीता को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे यह समझ आ गया था कि इस बार वो अकेली थी। ड्रैकुला उसे बचाने बाहर नहीं आ सकता था। रामदास अगर आ भी जाता तो वो कुछ खास कर नहीं पाता, इसलिए जो करना था अब उसको ही करना था। अरे 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 अरे, ये सुंदरी तो लड़ने को तैयार हो गई। देख टोका, कैसे मुक्के दिखा रही है। बहुत गर्मी है इसमें। कोई बात ना सरदार, निकाल देंगे इसकी गर्मी। ये कहते हुए टोका नाम का वो जंगली डाकू अनीता की ओर बढ़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अनीता कोई अबला नहीं बल्कि एक बला थी। किसी और को कुछ ट्राई करना है? आगे आओ, फिर देखना मैं तुम्हारा। टोका को गिराकर अनीता थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया था कि टोका होश में था।
मौका देखते ही उसने जमीन पर गिरे गिरे ही अनीता की टांग पकड़कर खींच दी और वो जोर से नीचे गिर गई। पकड़ो साली को और ले चलो, पास वहीं एक गुफा है, वहीं इसकी गर्मी निकालेंगे। चलो। अनीता को पकड़कर वो टोली उसी गुफा की तरफ बढ़ चली जहां से अनीता आई थी। वो डाकू इस बात से बेखबर थे कि उस गुफा के अंदर मौत खुद आराम कर रही थी। गोगा, जाकर देख कहीं अंदर कोई जंगली जानवर तो नहीं है ना। जी सरदार। और उसने गुफा के अंदर बिना डरे अपना कदम रख दिया।